हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, कुछ शब्द हैं गोलीय दर्पण में जो ऐसे हैं जिनकी परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है, जो दर्पण के बारे में है। वो हमें बहुत सहायता करते हैं चैप्टर को आगे बढ़ाने में। ऑप्टिक्स, प्रकाश की दर्पण, मिरण, परावर्तन, अपवर्तन, इन सबको पढ़ने में हमें बेस देते हैं, पिलर्स का काम करते हैं वो हमारे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आइए उनको पढ़ते हैं धूम मचा के। ठीक है, पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से पढ़ते हैं उस चीज को। बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से पढ़िएगा उन चीजों को। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण और उनसे जुड़े कुछ शब्द। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर एंड सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग यही चीज देखेंगे, गोलीय दर्पण क्या है। हम आपसे पहले कह चुके हैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ वह भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे अथवा चांदी की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। समझ सके इस चीज को। मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, यह कांच का खोखला गोला है, खोखला गोला है, और इसको काट दीजिए। और काटने के बाद इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की कलई कर दीजिए। चांदी अथवा पारे की क्या कर दीजिए? कलई कर दीजिए। इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण बन जाता है। इसका दूसरा पृष्ठ, कलई करने के अलावा जो दूसरा पृष्ठ है, उसे परावर्तक बना दीजिए। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह काटा गया भाग है जिसके एक पृष्ठ को पारे अथवा चांदी की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। यह रहा गोलीय दर्पण। मैं आपको बताऊं, जब कटे हुए भाग के, खोखले गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए पृष्ठ पर कलई करते हैं, दबे हुए पृष्ठ पर कलई करते हैं तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक बना देते हैं, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और जब कलई उभरे हुए पृष्ठ पर करते हैं, आउटर साइड पर, और दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव मिरर, इसको कन्वेक्स मिरर, ये हो गया बेटा, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब अगली चर्चा क्या करते हैं इसमें? पोल, ध्रुव क्या है? ये जो आप परावर्तक तल देख रहे हैं ना, ये परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पोल, इसे P से दिखाते हैं, ध्रुव। पोल, इसे P से दिखाते हैं। उसके बाद अगला है वक्रता केंद्र। ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग होता है, दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र है वही दर्पण का वक्रता केंद्र है। आखिर ये जो दर्पण जो है इसी गोले के ही तो काटे गए भाग हैं। ये जो दर्पण है इसी गोले के तो काटे गए भाग हैं। इसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ क्या कहते हैं? कर्वेचर। इसे सी से दिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, उत्तल दर्पण में यह वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है, अवतल दर्पण में यह वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने होता है। और आपको बता दूं, कभी भी वक्रता केंद्र दर्पणों का भाग नहीं होता। दर्पण पर कहीं नहीं होता ही। अगली बात देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? अगली हेडिंग हमको मुख्य अक्ष पढ़नी है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, और वास्तव में काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। ऐसा कुछ वास्तव में नहीं होता। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये हमेशा दर्पण के पृष्ठ पर अभिलंबवत होता है। आखिर क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्शी खींच के देख लो, 90 अंश बनेगा हमेशा। तो ये मुख्य अक्ष सदैव दर्पण के पृष्ठ पर क्या होता है बेटा? लंब होता है। समझ गए? अब आगे देखिए, द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर, ये दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के इस व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। द्वारक माने द्वार, रास्ता। प्रकाश जितने पर आएगा, प्रकाश जितने पर आएगा, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर।
ये बताता है कितने हिस्से प्रकाश आएगा। ये द्वारक है। ये वास्तव में दर्पण के साइज को दिखाता है, ये कितना लंबा है दर्पण। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, आइए देखते हैं। आइए समझते हैं मुख्य फोकस को। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा मुख्य फोकस को। प्रिंसिपल फोकस, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। गड़बड़ हो गया ये गोला, फिर से बनाऊंगा। क्या हुआ, समय लग रहा है। पढ़ने के लिए ही तो बैठे हैं, पढ़ाने के लिए ही तो। 12 बज रहा है रात में, मैं 12 बजे शूटिंग कर रहा हूं। गड़बड़ हो गया। हम वीडियो एडिट नहीं करते, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। आपकी सही बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। ये उत्तल दर्पण, अंदर कलई किया गया बेटा, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और ये अवतल दर्पण, चूंकि बाहर कलई किया गया। ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं प्रकाश किरणें ला रहा हूं। अरे अंदर नहीं आएगा, समझदार हैं आप लोग। और ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। आप देखें, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की कैसी हैं, समांतर है। अवतल उत्तल दर्पण पर भी, ये उत्तल दर्पण है बेटा, ये वाला उत्तल है, ये वाला, ये वाला अवतल है। M2 M1, आप देखें दोनों दर्पणों पर समांतर प्रकाश किरणें आई हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए, हम आपको बता चुके हैं, वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर जो मिलाएगा, मान लीजिए ये बिंदु है ए डैश, ये आपतन कोण है ना, आपतन कोण। इतना ही परावर्तन कोण भी होगा, आपतन के बराबर परावर्तन, और प्रकाश किरण लौट जाएगी ऐसे, आई और टकरा कर क्या हो गई, लौट गई। ऐसे ही ये भी प्रकाश किरण आई, यहां से मिलाइए, ये आपतन कोण है, इतना परावर्तन कोण बनेगा। जितना आई है उतने परावर्तन कोण, आई बराबर क्या, आर। ये भी किरण लौट गई, आई और लौट गई। दोनों किरणें देख लीजिए प्रसारित हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं।
दोनों को पीछे, क्या ये और ये कभी मिलेंगी नहीं, दोनों को पीछे ले आइए। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल रही है उसे ही मुख्य क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और वास्तव में मिल नहीं रही, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसे मुख्य क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ऐसे इस पर आइए, इस पर भी प्रकाश किरण आई है समांतर, यहां से क्या करिए, मिला दीजिए। यह अभिलंब है, यह आपतन कोण क्या है, आई है। इतने आपतन कोण क्या होगा, आर होगा, आई बराबर आर। फिर देखिए ये भी किरण आई है, इसको भी मिलाइए, ये आपतन कोण क्या है, आई। इतना ही आपतन, इतना ही परावर्तन कोण भी बनेगा, जितना आई है उतना है, ये आई के बराबर आर है। तो यहां देखिए आने वाली किरणें टकराकर मिल जा रही हैं। अरे आप लोग समझदार हैं, आई और परावर्तित होकर आकर एक बिंदु पर क्या हो गई, मिल गई। ये तो उत्तल दर्पण में क्या देखा, आई किरणें और फैल गई, और अवतल दर्पण में गई और आकर एक बिंदु पर क्या हो गई, मिल गई। तो मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु फोकस कहलाता है जहां किरणें, जहां समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, अथवा परावर्तन के पश्चात समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में क्या करती हैं, मिलती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ सके इस चीज को, फोकस क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार। फिर से देख लीजिए एक बार, ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। जल्दी जल्दी देखिए, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, समांतर आ रही है किरणें, आ रही है ना, मिला दीजिए इसको ऐसे। ये आपतित किरण है, इतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ऐसे ही यहां पर भी मिलाइए, ये आपतन कोण है, उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। क्योंकि आई बराबर आर होता है, दोनों किरणें ये और ये क्या दोनों कभी मिलेंगी इधर ना, दोनों को पीछे बढ़ाओ। पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसे ही फोकस कहते हैं। इस दर्पण को, उत्तल दर्पण को, जो समांतर आने वाली किरणों को फैला देता है, आ इधर रही थी और इनको फैला दिया, देखिए ऐसे आ रही थी, इनको फैला दिया, फैला दिया यानी अपसरित कर दिया, फैला दिया मतलब अपसरित कर दिया, अपसरित कर दिया। ऐसे दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, उसे फोकस कहते हैं। और सेम अवतल दर्पण में ऐसा, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में ऐसा होता है। अवतल में ये P है, ये C है, समांतर गई किरणें ऐसे डाल दी, ये आपतित किरण, उसके बाद उतने ही कोण पर परावर्तित हो गई, फिर ऐसे लेकर जाइए, समांतर गई किरणें ऐसे मिला दीजिए, ये आपतन कोण है, उतने कोण पर परावर्तित हो जाएगी, जितना आई उतना है आर। तो समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात एक बिंदु पर वास्तव में आकर केंद्रित हो गई, अभिसरित हो गई। जाने वाली किरणें इसने सिकोड़ के एक बिंदु पर मिला दिया, आने वाली किरणों को सिकोड़ कर एक बिंदु पर मिला दिया, केंद्रित कर दिया, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। जो अभिकेंद्रित कर दे आने वाली किरणों को, यहां पर सभी किरणों को एक बिंदु पर लाकर, सबको यहां लाकर मिला दे रहा है, यह अभिसारी दर्पण है। जो आने वाली किरणों को एक दिशा में मोड़ दे रहा है, जो इधर से आया उसको भी यही ला दिया, जो इधर से गया उसको भी ला दिया, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो फोकस है क्या, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है,
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिस पर समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं। यहां पर ये जो किरणें आ रही हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में यहां क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, और यहां पर मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली किरणें वास्तव में मिल रही हैं। समांतर चलने वाली किरणें मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। उसी जिस पर वास्तव में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से, इस मुख्य फोकस को। ये अभिसारी दर्पण है, ये किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, केंद्रित कर देता है। ये अभिसारी है जो आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, ऐसे आने वालों को एक बिंदु पर क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। और ये क्या किया, फैला दिया। तो ये अपसारी जो फैला दे और जो सिकोड़ दे आने वालों को, वो अभिसारी। ये मुख्य फोकस है। अब बात करते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ की। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस। अवतल का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल का फोकस आभासी होता है। अवतल का फोकस वास्तविक है, उत्तल का फोकस आभासी है। क्या है फोकस दूरी? फोकल लेंथ दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। यह फोकस दूरी है। आगे है बेटा, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है। उत्तल का जो फोकस होता है वो परावर्तक की दूसरी ओर होता है। अवतल दर्पण में समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं और अवतल में समांतर चलने वाली किरणें अवतल में समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। वास्तव में उत्तल के समांतर आने वाली किरणें कभी फोकस से नहीं जाती, बल्कि आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। यहीं से लौट जाती हैं, सिर्फ यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। समझ गए इस चीज को बेटा? अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। क्या है वक्रता त्रिज्या? असल में जो गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण, ये दोनों दर्पण जो है बेटा, जिस गोले के कटे हुए भाग हैं उस गोले की त्रिज्या को, ये दोनों दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं उसी गोले की त्रिज्या को
इसी गोले की त्रिज्या को इन दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले की ही त्रिज्या को इन दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आपको बता दें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है। यह हम आपको सिद्ध करके देंगे। ठीक है, या R बराबर 2F होता है। समझ सके बेटा इस चीज को। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फोकल प्लेन। फोकस तल क्या चीज है, फोकस तल क्या चीज है, अब आपको ये हम पढ़ाएंगे। क्या है फोकस तल, क्या है फोकस तल, फोकल प्लेन है क्या? असल में बेटा दर्पण की, कोई भी दर्पण हो, उत्तल चाहे अवतल, मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह काल्पनिक तल, वह कौन सा तल? काल्पनिक तल, जो मुख्य अक्ष के कैसा होता है? लंबवत होता है, उसे फोकस तल कहते हैं। एक ऐसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए जो ब्लैक वाली पट्टी है मार्कर पर, ये फोकस पॉइंट है, तो इसके लंबवत मेरा हाथ है, ये इसी हाथ को फोकस क्या कहते हैं? तल कहते हैं। जैसे ये फोकस बिंदु है ब्लैक वाला, इसके लंबवत मेरा हाथ का तल है, तो इसी हाथ वाले तल को जिससे मैं काट दूंगा आपका गर्दन, फोकस तल कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य फोकस के लंबवत गुजरने वाले काल्पनिक तल को जो मुख्य अक्ष से 90 अंश कोण बनाता है, इसे फोकस तल कहते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। सर इसका महत्व क्या है फोकस तल का? क्या महत्व है फोकस तल का? क्या महत्व है फोकस तल का? हम ये तो जानते हैं कि अगर दर्पण में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। लेकिन यह बताइए, अगर किरणें समांतर तो हों पर आपस में समांतर हों, आपस में समांतर हों, किरणें आपस में समांतर हैं, यानी एक समांतर किरण पुंज आपतित हुआ है। अब ये किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? अब ये किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? समांतर थी तो फोकस से चली गई, अब कहां से जाएंगी? अब ये किरणें परावर्तन के पश्चात उसी फोकस से गुजरने वाले फोकस तल से जाएंगी। यह है फोकस तल का महत्व, कि अगर किरणें आपस में तो समांतर हों, यानी समांतर किरण पुंज तो हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस तल के किसी बिंदु से जाएंगी। क्या प्रमाण है इस चीज का कि फोकस तल के ही किसी बिंदु से जाएगी? है प्रमाण। आप एक दर्पण को फिट कर दें एक स्टैंड पर, दर्पण को एक स्टैंड पर फिक्स कर दें, ये स्टैंड है,
अवतल दर्पण को, और सूर्य देव के सामने रखते हैं कि किरणें सारी सूर्य से आए, सारी किरणें सूर्य से आ रही है, और सूर्य से आने वाली किरणें समांतर हैं, तो समांतर किरणें आ रही हैं। और इसके सामने एक पर्दा लगा दीजिए कागज का, पतले कागज का, और उस पर्दे को आगे पीछे करिए, उस पर्दे को, और ऐसा फिट करिए कि सूर्य देव का प्रतिबिंब ऐसे हाथ पे गोल सा बन जाए, और जहां पर यह प्रतिबिंब गोल सा बन जाएगा सूर्य का, जान जाइएगा कि वहीं सारी किरणें मिल रही हैं। मैं बताया था जहां 2 या 2 से अधिक किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, बता चुका हूं मैं इस चीज को। जहां 2 या 2 से अधिक किरणें मिलती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। तो ये सारी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं गोल गोल प्रतिबिंब बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बस हाथ आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यानी हाथ पर जो कागज था वो जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस दर्पण ने परावर्तित करके सारी किरणों को एक बिंदु पर मिला दिया, और जो तुम्हारा कागज इस पर लगाया था तुमने, जो ऐसे जो कागज लगाया था, असल में वो कागज क्या था, वो कागज ही फोकस तल था, और उसी तल पर ही प्रतिबिंब बन गया था सूर्य का गोल गोल, सारी किरणों को एकत्रित कर दिया था, वो जल गया कागज। समझ गए इस चीज को? तो कागज का जलना इस चीज का प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण है? सामान्यतः तो कागज धूप में दिन भर पड़ा रहता है, जलता नहीं है। कभी जलता है कागज? दिन भर तो धूप में पड़ा रहता है कागज, कभी जलता है? कभी जलता है कागज? नहीं जलता है, नहीं जलता है कभी कागज। लेकिन यहां जल जाएगा कागज। क्यों? इसका मतलब कि कोई है जो सारी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहा है, मिला दे रहा है सारी किरणों को एक बिंदु पर, और जहां सारी किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। और जब बहुत बड़े एरिया की किरणें एक बिंदु पर जाकर, मतलब इतनी सारी हजारों करोड़ों किरणें, हजारों करोड़ों किरणें जब परावर्तित होकर एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, एक बिंदु पर, तो यहां ताप तो पैदा ही होगा, टेंपरेचर हाई हो जाएगा, बस कागज जल जाएगा। ये इस चीज का प्रमाण है कि किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। वो बिंदु कहां पर है? वो बिंदु इसी फोकस किस पर है? तल पर है। और इस तल पर ये जो बिंदु मिला, यही वास्तव में मुख्य क्या है? फोकस है। और यहां से इस दर्पण की जो दूरी है वो फोकस क्या है? दूरी है। जरूरी नहीं आप सूर्य ही ले, यहां कोई पेड़ ले ले, बस पेड़ पर चमक हो, पेड़ पर क्या हो? चमक हो, तो पेड़ से किरणें चलेंगी, दर्पण से परावर्तन होकर कागज पर पेड़ का क्या बना देंगी? प्रतिबिंब बना देंगी। बशर्ते तब कागज जलेगा, नहीं तब इतना लाइट नहीं होगा। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।